मध्यम उद्योग उसमें उत्पादन नहीं कर सकते, उनका प्रवेश नहीं होगा। अब इसके कारण समस्या क्या होती है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम फॉर एसएसआई लाया गया था, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कहीं न कहीं प्रमोट करना और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिफरेंट सब सेक्टर के बीच एक बैलेंसेज को क्रिएट करना इसका पर्पस था। अब क्या प्रश्न उठता? अब प्रश्न यह उठता, ऐसा हो पाया क्या? ऐसा नहीं हो पाया, नहीं, क्योंकि जिन आइटम्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया गया था, उन आइटम्स में देखें 80% आइटम थे, 80% ज्यादा, लगभग आप देखें 873 कुल मद थे आरक्षित, ठीक है, जिस समय आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया 1990s में शुरू हो रही थी। और आउट ऑफ 873 आइटम्स 75 आइटम्स जो थे वो 80% ऑफ एसएसआई जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अर्थात 873 मदों में 75 मद थे जो लघु उद्योगों के द्वारा कुल उत्पादन के 80% का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि शेष जो 800 मद थे उनका टोटल एसएसआई प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना था? 20% के आसपास था। मतलब यह कि उन रिजर्व आइटम में ना तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं और ऑलरेडी अदर इंडस्ट्री को जो स्मॉल स्केल की कैटेगरी में नहीं आते उनको पहले ही प्रोहिबिट किया गया है, उनकी एंट्री रोकी गई है उसमें, नहीं। तो इसने अल्टीमेटली क्या किया? इसने अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ को, इसने अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ को क्या किया? बाधित किया। या मेजर कंस्ट्रेंट के ग्रोथ कंस्ट्रेंट के रूप में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, नहीं। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, इन सब का परिणाम क्या होता? इन सब का परिणाम यह होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को क्या कहते हैं? कार्यकुशलता। प्रोडक्टिविटी जो है, दक्षता भी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता और कॉम्पिटिटिवनेस, इस पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? तो ऑब्वियसली उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और उसी की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें, उसी के बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो क्या किया गया? तो उसके बैकग्राउंड में आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि 1990s में 1991 में लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। अर्थात भारतीय बाजारों को क्या किया गया? क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से जो है भारतीय बाजारों को निजी क्षेत्र के लिए और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोला जाने लगा, नहीं।
अब ऑटोमेटिकली अगर आप जाकर के देखें कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी बेहतर नहीं है भारतीय इंडस्ट्रीज की, प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर नहीं है, और तब अगर हम खोलेंगे तो समस्या क्या उभर कर सामने आएगी? वो कंपीट कर पाने में समर्थ होंगे? नहीं। इसलिए आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस की समस्या क्या होती, गंभीर होती चली जाती। औद्योगिक रुग्णता की समस्या क्या होती, गंभीर होती चली जाती, क्योंकि निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, और भारतीय उद्योग विदेशी उद्योग और भारतीय वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ नहीं। क्लियर? अब अगर समस्या देखें, पूरे के पूरे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में हमने किसको फोकस किया? पूरे के पूरे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में देखें, हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस रहा वह अर्बन सेंट्रिक रहा। अर्बन सेंट्रिक इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमने प्राथमिकता दी। अर्बन सेंट्रिक इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमने प्राथमिकता दी, और अर्बन सेंट्रिक इकोनॉमिक रिफॉर्म के आयाम क्या थे? दो आयाम थे। एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को प्राथमिकता दी, औद्योगिक सुधारों को प्राथमिकता दी, और दूसरा सर्विसेज सेक्टर के रिफॉर्म को प्राथमिकता दी। सेवा क्षेत्र में सुधारों को हमने प्राथमिकता दी। परिणाम क्या होता? तो परिणाम यह होता, देखें, अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म को भी जो हमने प्राथमिकता दी उसमें हमने एंट्री पॉइंट पर रिफॉर्म को फोकस किया। नहीं, एंट्री पॉइंट पर अर्थात प्रवेश बिंदु पर प्राथमिकता दी। अर्थात अगर कोई उद्यमता के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो हमने उस प्रक्रिया को क्या किया? उदार बनाया, ताकि आसानी से वह उद्यमता के क्षेत्र में प्रवेश कर सके, निवेश कर सके। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता किस बात की थी? आपको इस क्लास में आने दिया जाए, पहले से पता हो कि भाई इस क्लास में बड़ी आसानी से जा तो सकते हो, लेकिन इस क्लास से निकलना क्या है? मुश्किल है। पता नहीं, सुबह 7 बजे जाओ तो कभी मन होगा 2 बजे छोड़ेंगे, कभी मन होगा 6 बजे छोड़ेंगे, कभी मन होगा 9 बजे छोड़ेंगे, कभी मन होगा छोड़ेंगे ही नहीं। तो क्लास में आएंगे? बोलिए, आएंगे? नहीं। अगर आपको पता चले बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, अगर आपको पता चले, अगर आपको यह भरोसा ना हो कि जब हमारी ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, तब तक आप जाएंगे? हाँ, नहीं जाएंगे ना। तो आवश्यकता किस बात की थी? एंट्री पॉइंट के साथ साथ एग्जिट पॉइंट पर भी रिफॉर्म हो। लेकिन एग्जिट पॉइंट पर रिफॉर्म की क्या की गई? उपेक्षा की गई, उसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको अवॉइड किया गया। इसका परिणाम क्या होता? इसका मतलब यह हुआ कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की प्रक्रिया हाफ हार्टेडली शुरू की गई, आधे अधूरे मन से। जैसे आप लोग आधे अधूरे मन से तैयारी करते हैं, कभी इच्छा हुई आए, कभी इच्छा नहीं हुई नहीं आए। नहीं, कभी मन हुआ लिखे कुछ, नहीं मन हुआ नहीं लिखे। नहीं, तो उसी आधे अधूरे तरीके से औद्योगिक सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
नहीं। इसका परिणाम यह होता कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जिस पर्पस से शुरू किया गया था वो पर्पस पूरा होगा, क्योंकि पर्पस क्या था? पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा उद्योगों की ओर, निवेश बढ़ेगा उद्योगों की ओर, तकनीक का प्रवाह बढ़ेगा उद्योगों की ओर। उस स्थिति में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तेजी आएगी। लेकिन चूंकि हमने एंट्री पॉइंट को खोला, एग्जिट पॉइंट पर लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। नहीं। एट द सेम टाइम देखें, सर्विसेज सेक्टर में अगर आप देखें तो सर्विसेज सेक्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया कहां से, कब शुरू की गई और कहां से शुरू की गई थी? तो अगर आप देखें 1985 में राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, नहीं, तो प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने सूचना और संचार क्षेत्र में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की थी। आईटीसी जिसको कहते, आईटीसी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो आईटीसी से यह प्रक्रिया पूरी की पूरी शुरू होती। और इसलिए अगर आप देखें उसका परिणाम क्या होता, उसका परिणाम यह होता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है या आईटीसी से जुड़े हुए, आईटीसी से जुड़े हुए जो सर्विसेज हैं उनका तेजी से विकास होता है, उस सेक्टर का तेजी से ग्रोथ होता हुआ आता। और धीरे धीरे देखें आज भारत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जो है वह वैश्विक महाशक्ति है आज, नहीं, वर्ल्ड पावर के रूप, लीडिंग वर्ल्ड पावर के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई है। और दूसरा सेक्टर आप देखेंगे फिनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवा क्षेत्र का भी क्या होता है, तेजी से विस्तार होता, नहीं। तो अगर आप देखें इस सब की पृष्ठभूमि में परिणाम क्या होता, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ होना चाहिए वह नहीं होता है, नहीं, और सर्विसेज सेक्टर का जो ग्रोथ होना चाहिए उससे तेजी से सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ होता है। परिणाम क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास तरफती हुई आती, पहले चरण से सीधे तीसरे चरण में पहुंच जाती है। भारतीय आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यह दूसरा चरण कभी आया ही नहीं जब देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो। ऐसी परिस्थिति कभी आई ही नहीं। कोई दिक्कत यहां तक में अगर है तो पूछ लें। यहां तक में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लें। क्या मतलब एग्जिट पॉइंट का मतलब यह कि जैसे मैंने संस्थान खोला, ठीक है, तो हमने निवेश किया, हो सकता है ये हमारे लिए फायदेमंद ना हो, दैट मे बी पॉसिबल। जैसे हमारे लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कहा कि 3 साल का आप एग्रीमेंट करें, आपको ये लीगली बाइंडिंग होगा कि 1 साल के पहले आप नहीं छोड़ सकते। हमने कहा मैं लीगल कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है 3 महीने के बाद हमें लगे कि
हमें लगातार घाटा हो रहा है, हम नहीं चला सकते, नहीं। तो उसके बाद अगर हमें ये लग गया कि ये संस्थान हमसे नहीं चलेगा तो चलाएंगे घाटे में रख के। तो अगर लीगली बाइंडिंग होगा मिनिमम 1 ईयर का, तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? घर में बाप दादे की खेत पथार बेचना होगा, तभी तो पूरा करेंगे, नहीं। तो हमने कहा वो कमिटमेंट हम नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज। मान लीजिए किसी उद्यमी ने कहीं पर निवेश किया, नहीं, तो उसने निवेश किया और उसको 2 साल के बाद पता चलता है कि हमारे लिए ये बिजनेस घाटे का सौदा है, इस बिजनेस की बजाय अमुक बिजनेस शुरू करें तो शायद वहां पर बेटर स्कोप होगा। तो वो अपना पुराना कारोबार समेटेगा या नहीं? और पुराना कारोबार समेटने की उसको अनुमति नहीं है, उसके लिए सरकार से परमिशन लेना होगा और सरकार परमिशन देती नहीं। जैसे अभी चले जाइए, कोई प्रोटेस्ट मार्च निकालना चाहते, आप परमिशन लेने के लिए जाइए, बोलिए कि हम CAA और NPR के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आपको परमिशन ही नहीं मिलेगा, परमिशन ही नहीं मिलेगा। कहेगा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी, नहीं दे सकते। धारा 144 लगी हुई है ना कारगिल चौक पर। प्रोटेस्ट हो रहा है कारगिल चौक पर, अभी नहीं हो रहा, नहीं। लेकिन आप जाइए कहने के लिए कि हम CAA के समर्थन में मार्च कर रहे हैं, बोलेगा अच्छा आइए, लीजिए, जाइए। अब आप CAA के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं प्रभावित होगा, कानून व्यवस्था यहां पर नहीं प्रभावित हो। तो ये जो परमिशन की बात है, तो कहेंगे एग्जिट पॉइंट पर एग्जिट का परमिशन क्यों नहीं था? तो सरकार का कहना था कि भाई तुम तो समेट करके चल दोगे, लेकिन तुम्हारे यहां जिन लोगों का भविष्य तुम्हारे कारोबार से जुड़ा हुआ है, वो तो सड़क पर आ जाएंगे। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो कहीं न कहीं लेबर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? एग्जिट पॉइंट पर कठोरता को बनाए रखा गया, नहीं। और अल्टीमेटली इसने क्या किया? इसने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ को भी प्रभावित किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रभावित किया, और उन मजदूरों को भी प्रभावित किया जिन मजदूरों के हितों के नाम पर नहीं ये कानून बनाए गए थे। बातें अब समझ में आई या नहीं? नहीं। तो ओवरऑल इसके कारण क्या होता? ओवरऑल इसके कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता? तो इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होता हुआ आता है। और अल्टीमेटली इसलिए देखेंगे सेकेंड स्टेज इंडियन इकोनॉमी में कभी आया ही नहीं। क्लियर? अब आगे बढ़े यहां से। अब किस चीज की चर्चा हम कर रहे थे? किसके कंटेक्स्ट में हमने चर्चा शुरू की थी? नहीं। अब डेवलप्ड इकोनॉमी देखें, डेवलपिंग इकोनॉमी देखें और लिस्ट डेवलप इकोनॉमी। बेसिकली अगर देखें क्या इसके बाद क्योंकि वो जैसे सेक्टर में आऊंगा ना
तो वहाँ पर मैं बतला दूंगा, या PSEG का जो क्लासिफिकेशन होगा वहाँ पर मैं बतला दूंगा। या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, नहीं, अब अगर देखें यहां पर जो डिफाइन किया गया है किस कंटेक्स्ट में, इसका मतलब समझ में आया? ऐसे विनिर्माण उद्योग जिनकी निवेश लागत कितनी है, तो जिनकी निवेश लागत जो है वह कहीं न कहीं 25 लाख तक है, ऐसे को क्या माना गया है? ऐसे विनिर्माण उद्योग को अगर आप देखें तो उनको आपको सूक्ष्म उद्योग माना गया है, माइक्रो। लेकिन सेवा क्षेत्र में जो यह सीमा है, सेवा क्षेत्र में यह सीमा कितने की है? 10 लाख तक की सीमा है। स्मॉल में देखें 25 लाख से कितने तक की है? 5 करोड़। और यहां 10 लाख से कितने की है? नहीं। और मीडियम के लिए क्या है? और यहां पर क्या है? तब कल का एक काम दे रहा हूं आपको, काम ये दे रहा हूं, ये जो चार्ट है ना जो बनाया है, मेरे क्लास में आने के पहले जिनकी हैंडराइटिंग ठीक हो, किनकी ठीक है हैंडराइटिंग? गोपाल ये बना दीजिएगा। हाँ हाँ बोर्ड पर कुछ दिन कष्ट कीजिए। एक क्या नहीं तो जो हो, कल एब्सेंट हो जाओगे। हाँ तो कौन जिम्मेवारी लेंगे? जब तक प्रोजेक्टर नहीं लग जाता तब तक, प्रोजेक्टर आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर आ जाएगा तो फिर विजुअलाइजेशन जो है वो चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। नहीं, अब यहीं पर एक और चीज़ सीखें, ये किसके कंटेक्स्ट में है? अगर मैं कहूँ नहीं, ये क्या है?
नेटवर्थ या इसको कह दें निवेश लागत। नहीं, अब इतना टेबल बनाया तो एक और चीज समझ लीजिए। ठीक है, श्रम सघनता और समझ रहे हैं? श्रम सघनता का मतलब नहीं, अर्थात माइक्रो इंडस्ट्री में यह लेबर पर ज्यादा डिपेंडेंट होगा। माइक्रो इंडस्ट्री की तुलना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर पर कम डिपेंडेंट होगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तुलना में मीडियम जो है वह क्या होगा, वह क्या होगा और कम होगा। और लार्ज नहीं, तो अगर हम देखें तो लार्ज इंडस्ट्री लेस लेबर इंटेंसिव होगा। अब यहीं पर देखें, एक और हम ऐड ऑन कर दें, ये अंडरस्टैंडिंग क्या कहिएगा कि मेरे लिए आसान है डीडी खींचना, नहीं। अगर हम देखें कैपिटल इंटेंसिव मतलब, देखो इतना ना हंसो कि गड़बड़ा जाए, नहीं। पानी चाहिए? अच्छा, इसका मतलब वो क्या हुआ, श्रम इसका मतलब क्या है, नहीं। तो अगर देखें माइक्रो की लेबर इंटेंसिविटी क्या होगी, श्रम सघनता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे माइक्रो से इसकी तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, सबसे अधिक श्रम सघनता किसकी होगी, लार्ज इंडस्ट्री। सबसे कम, अच्छा ज्यादा बोल रहे थे, अब क्या करोगे, चमड़े की जीभ है, कई बार लटपटा जाती है, नहीं। तो श्रम सघनता सबसे ज्यादा होगी माइक्रो की, उससे कम होगी स्मॉल की, उससे कम मीडियम की, और सबसे कम किसकी होगी, लार्ज की। नीचे से जाएंगे तो नीचे से मूव करेंगे तो जैसे जैसे लार्ज इंटरप्राइजेस से माइक्रो की तरफ बढ़ेंगे, श्रम सघनता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब अगर आप देखें कैपिटल इंटेंसिविटी, ये क्या होगा, लोएस्ट, नहीं। लेकिन जैसे इधर बढ़ेंगे कैपिटल इंटेंसिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और सबसे अधिक किसकी होगी, पूंजी सघनता सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो पूंजी सघनता सबसे ज्यादा लार्ज की होगी। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि लार्ज स्केल की इंडस्ट्री जो है, उसमें अगर एक रोजगार अवसर का सृजन करना होगा तो हमें ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी। और जितनी पूंजी में हम एक रोजगार का सृजन
लार्ज इंडस्ट्री में करेंगे उतनी पूंजी में कई कई रोजगार का सृजन हम कहां कर सकते हैं? माइक्रो में। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अब अगर गौर करें, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहां होगी? माइक्रो में सबसे कम होगी। नहीं, माइक्रो से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? और मैक्सिमम कहां होगा? इतनी बातें स्पष्ट हुई? और डब्बा बनाएंगे? नहीं, तब नीचे लिख ले। नीचे क्या लिख ले? नोट करके दो चीजें लिख ले। पहला माइक्रो टू स्मॉल की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, सॉरी, माइक्रो टू लार्ज की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती जाएगी। मैनुअल लेबर की भूमिका बढ़ेगी या घटेगी? अब इसी को दो कॉलम बना देता तो फिर बढ़ जाता, फिर आप मन ही मन गुस्साते। हाँ, ऐसा है, देखो तो कहीं पर रट करके रखा हूं। हाँ, वो तो बतला रहा हूं, चीजें आइडिया आती चली गई। क्योंकि कई बार जो है ना, जब मेंस के क्लासेज लूंगा तो कई बार टर्म मैं यूज करता श्रम बाजार की गतिशीलता। श्रम बाजार की गतिशीलता नहीं, तो श्रम बाजार की गतिशीलता का मतलब क्या? इसका मतलब वह हुआ कि लेबर का मूवमेंट माइक्रो से किसकी ओर होना चाहिए? लार्ज की तरफ होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट होगा उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? इनकम भी उसका बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा? इंप्रूव करता जाएगा। नहीं? अच्छा, एक बात बतलाइए, पिताजी मां पर क्यों धौंस जमाते हैं? कई बार आप लोगों पर भी धौंस जमाते होंगे, जमाते हैं या नहीं? क्यों? क्या? मां तक ही रहे ना, क्योंकि हमारे काम की चीज आपके संदर्भ में नहीं निकलेगी। उसका रीजन ये है। अच्छा, ऐसा है कि मां कम मेहनत करती है पिताजी से? वो समझते हैं। क्या? वो क्यों समझते हैं? सही बोला आपने, वो क्यों समझते हैं? अगर आप देखें, नहीं, पिता मां कह दे हम बच्चे को नहीं संभालेंगे, बच्चा केवल मेरा है क्या? घर की जिम्मेवारी हम नहीं संभालेंगे, आप भी संभालिए। तो क्या यह संभव है कि पिताजी जो कमा के ला रहे हैं वो लाते रहें? बोलिए, नहीं संभव है। क्योंकि मां घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिसमें पिताजी घर की तरफ से निश्चिंत होते हैं कि चलो वो है, बाहर की जिम्मेवारियों में लगे रहते हैं, तब न संभव होता। बोलिए, नहीं?
लेकिन फिर भी देखेंगे पिताजी माँ पर धौंस जमाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जो मेहनत करती है, अगर देखें तो उस मेहनत का आउटपुट विजिबल नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में वो आउटपुट विजिबल नहीं है। नहीं, विजिबल कब होगा? जब बच्चे को संभालने के लिए एक आया रखना पड़े। विजिबल कब होगा? तो विजिबल तब होगा जब खाना बनाने के लिए एक दाई रखनी पड़े, रसोइये को रखना पड़े। विजिबल कब होगा? तो जब घर की साफ सफाई के लिए, कपड़े की सफाई के लिए आए मेड रखनी पड़े। नहीं, तब पता चलेगा माँ की क्या अहमियत। नहीं, विजिबल कब होगा? जब पिताजी ना, अभी बीमार मत पड़ाइए। नहीं, विजिबल कब होगा? तो विजिबल तब होगा जब पिताजी के आगे खाना पड़ेगा और वो खाना ठंडा होगा, तब माँ की अहमियत का पता चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? मेड पैसा तो ले रही है, खाना बना रही है, लेकिन उसका अपना टाइम है। नहीं, लेकिन माँ एक ऐसी मेड होती जिसका कोई टाइम नहीं होता, बच्चे की नज़रों में भी और पति की नज़रों में भी होता है टाइम। नहीं, और ऊपर से जब इच्छा हो जाए तो 4 बात सुना दीजिए। मेड को सुनाइएगा तो बोलेगी कल से हम नहीं आएंगे, आप अपना देख लीजिए। सारी गर्मी क्या होती है? सारी गर्मी ठंडी पड़ जाती। बातें ये समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लेबर प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? लेबर मार्केट में मूवमेंट। अब ऑटोमेटिकली अगर आप देखें, नहीं, तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे, अनस्किल्ड लेबर की अहमियत क्या होगी? और स्किल्ड लेबर की अहमियत क्या होगी? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बतलाइए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? तब आज यहीं तक रहने दो।